गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक वाईफाई स्टडी विद नंदिनी। डिस्कस करेंगे 8 अक्टूबर और 9 अक्टूबर के करंट अफेयर। मॉर्निंग का थॉट देखते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे और लास्ट में रिवीजन की क्लास है। जो कुछ भी हमने पढ़ा उसका फटाफट रिवीजन करते हुए, जैसा कि आप सबको पता है कि हम आगे बढ़ते हैं। तो इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं। हम वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम जो सोच सकते हैं वो हम कर तो जरूर ही सकते हैं। यानी कि अगर आपको लगता है कि कोई भी काम असंभव है, उसको आप नहीं कर सकते हैं, तो सिर्फ सोचने की देर है। जिस दिन आपने सोच लिया और जिस दिन आपने ठान लिया कि आपको यही काम करना है, इसी रास्ते पर आगे बढ़ना है और इसी तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपनी मंजिल को पा लेना है, उसी दिन आप कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि आपने जो पहला स्टेप है ना, उस पे कदम रख दिया है। तो इसलिए अपनी सोच बड़ी रखिए। जब सोच बड़ी रखेंगे तो निश्चित ही काम बड़े ही होंगे आपसे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। देखो, सबसे पहले बात करेंगे भारतीय वायु सेना दिवस के बारे में, जिसको हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस बार भी 8 अक्टूबर को हमने भारतीय वायु सेना दिवस सेलिब्रेट किया है। इंडियन एयरफोर्स डे के बारे में बात की जा रही है। ओके, 30 सितंबर से ही हमने इसको मनाने की स्टार्टिंग कर दी थी। 30 सितंबर को जो मध्य प्रदेश का भोपाल है, वहाँ का जो भोजताल झील है, तो भोजताल झील में ही वायुसेना ने अपनी हवाई प्रदर्शनी को स्टार्ट कर दिया था। इसको ऑफिशियली मनाया गया है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। जो बमरौली हवाई क्षेत्र का जो बेस है, एयर बेस है, वहां पर परेड निकाली गई और जो हमारे देश के वायुसेना प्रमुख हैं उनके द्वारा जो इंडियन एयरफोर्स है उसका नया फ्लैग लॉन्च किया गया। और साथ में ही जो संगम क्षेत्र है वहां पर हवाई परेड करी गई है, हवाई प्रदर्शनी करी गई है। इस बात को ध्यान रख लेंगे। देखो, जो हमारा इंडियन एयरफोर्स है, इसका बेस तैयार कर दिया गया था 1932 में ही, अंग्रेजों के टाइम में। और सबसे पहले ये बेस तैयार करने के बाद में, जैसा कि आप सबको पता है कि जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उस समय अंग्रेजों ने हमसे मदद मांगी थी। और जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस समय भी हमारी जो भारतीय वायुसेना थी, उसने जापानी सेना को पीछे धकेलने के लिए काम किया था पहली बार। तो इस तरीके से हम भारतीय वायुसेना की इंपॉर्टेंस को समझते हुए भारतीय वायुसेना दिवस को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले फ्लैग के ऊपर हम चर्चा कर ले। फ्लैग में जैसा कि आप देख रहे हैं, इंडियन एयरफोर्स का ये फ्लैग है। इसमें आपको अशोक स्तंभ देखने को मिलेगा। अशोक स्तंभ में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है देवनागरी लिपि में। इसके बाद आपको ये जो हिमालय ईगल दिखेगा जो उड़ रहा है ना। और इसके नीचे जो हमारा भारतीय वायुसेना है, इसकी जो टैग लाइन। अच्छा देखो, जो इसका आदर्श वाक्य है भारतीय वायुसेना का, वो क्या है और कहाँ से लिया गया है? तो जो हमारा भगवत गीता है, उसका अध्याय 11 का श्लोक नंबर 24, उससे लिया गया है, जिसका अर्थ है वैभव के साथ आकाश को छूना। क्या अर्थ है? वैभव के साथ आकाश को छूना, यानी कि नभः स्पृशम दीप्तम। और जो उड़ता हुआ ईगल है, उसी पर लिखा है भारतीय वायुसेना। यानी इसकी जो हिमालयी ईगल है, इसकी उड़ान को कोई रोक नहीं सकता। सिंबल होता है वो ईगल का एक तरीके से। क्लियर? तो आपको आई होप की सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अच्छे से आपको फ्लैग का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखो नया फ्लैग है ना, तो नेचुरल सी बात है कि इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर अगर मैं इतिहास के बारे में बात करूं, तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि 1932 में इसकी नींव रख दी गई थी और इसका नाम था रॉयल इंडियन एयरफोर्स। ओके, और सबसे पहले जो रॉयल इंडियन एयरफोर्स है, उसने जापानी ठिकानों को निशाना बनाया था। और उसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था, तो उसमें भी इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखो, जो भारतीय वायुसेना के बारे में बात करते हैं, तो इसके ऑपरेशंस के बारे में बात करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो हमारे देश में कोई भी आपदा विपदा आ जाए, आपको भारतीय वायुसेना वहां पर खड़ी हुई देखने को मिल जाएगी। चक्रवात आ जाए, सुनामी आ जाए, XYZ कुछ भी स्थिति आ जाए, वहां पर भारतीय वायुसेना आपको तैनात देखने को मिल जाएगी। ऑपरेशन मेघदूत के बारे में चर्चा करनी यहाँ पर बहुत जरूरी है, जिसको 13 अप्रैल 1984 में चलाया गया था। उसके पीछे का मोटिव ये था कि जो हमारे पहाड़ी इलाके हैं, जब युद्ध की स्थिति आती है, तो वहां तक सैनिकों को कैसे पहुंचाया जाए और सैनिकों तक रसद आपूर्ति या जो भी जरूरत का सामान है वो कैसे पहुंचाया जाए। हमें पता है कि जो हमारे हिमालय के पहाड़ है वो बहुत ऊंचे ऊंचे हैं, बहुत घने हैं, तो वहां तक पहुंचना आसान काम नहीं है, लेकिन भारतीय वायुसेना ने ऐसा कर दिखाया है। ऑपरेशन मेघदूत के साथ साथ में ऑपरेशन विजय, फिर कारगिल युद्ध हुआ, कश्मीर का युद्ध हुआ, बांग्लादेश मुक्ति संग्राम, ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस में आपको भारतीय वायुसेना की उपस्थिति देखने को मिल जाएगी। देखो, भारत
के जो राष्ट्रपति होते हैं वो तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं, जैसा कि हम सबको पता है। प्रेजेंट टाइम में जो भारतीय वायुसेना प्रमुख हैं, एयर चीफ मार्शल हैं, वो कौन है? तो VR चौधरी हैं, इनका नाम याद रख लेंगे। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय आपको नई दिल्ली में देखने को मिल जाएगा, तो VR चौधरी का नाम याद रख लेंगे, मुख्यालय नई दिल्ली में, इस बात को भी याद रख लेंगे। और जो वास्तविक वायुसेना के संस्थापक कहे जाते हैं, भारतीय वायुसेना के संस्थापक, वो कौन माने जाते हैं? तो मार्शल सुब्रतो मुखर्जी को माना जाता है, क्योंकि आजादी के बाद पहली बार 1 अप्रैल 1954 को ये हमारी भारतीय वायुसेना के प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए थे। ओके, इस बात को ध्यान रख लेंगे। आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं, विश्व डाक दिवस और राष्ट्रीय डाक सप्ताह। देखो, हर साल विश्व डाक दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को, और भारत अपना राष्ट्रीय डाक सप्ताह भी शुरू कर रहा है 9 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में, इस बात को ध्यान रख लेंगे। ओके, इसके पीछे का मोटिव है कि भारतीय जिस तरीके से डाक का इस्तेमाल करते हैं, सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए, डाक की महत्ता को बताने के लिए ऐसा किया जा रहा है, राष्ट्रीय डाक सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है भारत में। विश्व डाक दिवस के बारे में बात करें तो 9 अक्टूबर को सबसे पहले 1874 में जो स्विट्जरलैंड का बर्न है, वहां पर यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, क्या यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना करी गई थी 9 अक्टूबर के दिन ही, तो इसीलिए 9 अक्टूबर को ही विश्व डाक दिवस मनाया गया था। अच्छा, जो जो यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है, वो संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत काम करने वाली एक संस्था है। ये स्पेशली पूरी दुनिया में डाक से रिलेटेड जो काम है उसको देखने का काम करती है। देखो, भारत के बारे में अगर मैं बात करूं तो भारत में सेना डाकघर तो है ही, साथ में आपको 23 डाक सर्कल देखने को मिल जाएगा और 9 डाक क्षेत्र देखने को मिल जाएगा। साथ में ही डाक के लिए पिन कोड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो 6 अंक की पिन प्रणाली है, ये भारत में 1972 में लेकर आई गई थी, इस बात को ध्यान रख लेंगे। देखो, भारत में अगर हम डाक के इतिहास के बारे में बात करते हैं तो उसको समझते हुए थोड़ा चलते हैं। सबसे पहले 1541 का समय था, जब शेर शाह सूरी के द्वारा सबसे पहले डाक सिस्टम की स्टार्टिंग करी गई थी सिंध के क्षेत्र में, और घोड़ों के माध्यम से डाक को भेजा जाता था एक जगह से दूसरी जगह पर। ओके, इसके बाद 1672 का टाइम आता है, जब जो महाराजा चिक्का देवराव वोडेयार थे, उन्होंने मैसूर में डाक सिस्टम को स्टार्ट किया। इसके बाद जब अंग्रेजों का टाइम आता है और 1766 वाला टाइम आता है, तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा एक नियमित रूप से डाक प्रणाली के बारे में बात की गई है। इसके बाद 1774 में वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा पूरे भारत में डाक सिस्टम की स्थापना करी गई थी। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ऑफिशियली रूप से अगर देखा जाए तो 1774 में पूरे भारत में डाक सिस्टम की स्थापना वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा करी गई थी, इस बात को याद रख लेना। यानी कि डाकघर बनाना और एक डाक प्रणाली का एक नेटवर्क बनाने का काम स्टार्ट कर दिया गया था। आगे नेक्स्ट बात करते हैं यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के बारे में, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष एजेंसी के रूप में काम करती है। इसका मुख्यालय आपको स्विट्जरलैंड के बर्न में देखने को मिल जाएगा, और ये यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की ही स्थापना करी गई थी 9 अक्टूबर को, जिसके तहत विश्व डाक दिवस हर साल 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। ओके, आइए नेक्स्ट बात करते हैं एशियन गेम्स के बारे में। आज हम डिटेल में एशियन गेम्स के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि कल 8 अक्टूबर था और एशियन गेम्स समाप्त हो चुके हैं और भारत ने भी उपलब्धियां हासिल करी हैं। भारत चौथे नंबर पे पहुंचा है। एशियन गेम्स 2023 का आयोजन कहां पर किया गया था? तो हांगझो में किया गया था, जो चीन से रिलेट करता है और चीन का ही एक स्टेडियम है। देखिए, 19वां एशियन गेम्स था, ठीक है, इस बात को मैंने बता दिया था। 23 से लेकर 8 अक्टूबर तक के बीच में चला था, ये बात बता दिया था। चाइना के होंगझाओ में खेला गया है, और साथ में ही वहां का स्पोर्ट्स सेंटर स्टेडियम है, जिसको बिग लोटस के नाम से जाना जाता है। इसको आप देख सकते हैं, बिल्कुल लोटस के आकार का है ये। इस बिग लोटस स्टेडियम में एशियन गेम्स 2023 हुए थे। पूरे अगर एशिया के बारे में बात करें तो 45 देश, 12,500 खिलाड़ी, जिसको हम एथलीट बोलते हैं, क्योंकि एथलीट ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा 40 खेल और 61 विषय, 40 खेल और 61 विषय थे, जिसके ऊपर ये एशियन गेम्स खेले गए हैं। थीम क्या थी? थीम थी हार्ट टू हार्ट एट द फ्यूचर। ओके, भारत के बारे में बात करें तो जो भारतीय टीम थी, उसका जो झंडा था वो 2 लोग लेकर गए। तो जो राष्ट्रीय ध्वज है वो जो 2 लोग लेकर गए हैं, वो लोग कौन थे? तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह थे, और साथ में ही महिला के बारे में बात करें तो हमारी जो मुक्केबाज हैं लवलीना
बोरगोहेन, उन्होंने हमारे राष्ट्रीय ध्वज को लेकर जो हमारा एशियन गेम्स है उसमें पार्टिसिपेट किया था। ओके, क्लियर। तो ये बात समझ में आ गई। 45 देश, 12,500 एथलीट, 40 खेल और 61 विषय। ओके, आओ चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब हम इसमें रैंकिंग के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि 8 अक्टूबर के दिन भी भारत ने बैडमिंटन के क्षेत्र में गोल्ड मेडल जीता है, और ये पहली बार हुआ है कि भारत बैडमिंटन के क्षेत्र में एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर आया है। हमारे देश के जो बैडमिंटन खिलाड़ी हैं सात्विक साईराज, रंगी रेड्डी और चिराग शेट्टी, इन्होंने एशियन गेम्स 2023 में जो पुरुष युगल है उसमें गोल्ड मेडल जीता है। तो जो 8 अक्टूबर का दिन था वो भी भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब यहाँ पर लिस्टिंग दी गई है कि कौन से देश ने किस कौन कौन से पदक प्राप्त किए हैं। मेडल की लिस्ट है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। जैसा कि भारत चौथे नंबर पर है, ये बात याद रख लेना। भारत ने 28 गोल्ड मेडल जीते हैं, 38 रजत मेडल यानी कि सिल्वर मेडल जीते हैं और 41 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। भारत ने कुल 107 मेडल जीते हैं। तो कुल पूछा जाएगा 107 और गोल्ड पूछा जाएगा 28, सिल्वर पूछा जाएगा 38 और कांस्य पूछा जाएगा तो 41। नंबर 1 पे कौन है? तो चाइना है जिसने 201 मेडल जीता। जापान दूसरे नंबर पर है, 52 गोल्ड मेडल जीता। और रिपब्लिक ऑफ कोरिया है जिसने 42 गोल्ड मेडल जीता है। अगर यहाँ के बारे में बात करें तो देखो कुल 383 चाइना के द्वारा मेडल जीते गए हैं, 189 जापान के द्वारा जीते गए हैं और 190 रिपब्लिक ऑफ कोरिया के द्वारा जीते गए हैं और भारत के द्वारा 107 जीते गए हैं। देखो हमेशा जो रैंकिंग करी जाती है ना एशियन गेम्स में, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, गोल्ड मेडल के अकॉर्डिंग ये रैंकिंग करी जाती है। यानी किसी भी देश ने अगर गोल्ड मेडल सबसे ज्यादा जीता है तो वो भी वही देश पहले पोजीशन पर होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं है ना कि जापान ने 189 जीता, फिर भी वो दूसरे नंबर पे है। और रिपब्लिक ऑफ कोरिया ने 190 मेडल जीते हैं लेकिन फिर भी वो थर्ड नंबर पे है। तो इसके पीछे का कारण समझ में आ गया आपको, तो कंफ्यूज नहीं होना है। वही देश पहले नंबर पर होगा जिसके पास गोल्ड सबसे ज्यादा होगा। तो चाइना फर्स्ट नंबर पे, जापान सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे रिपब्लिक ऑफ कोरिया है। और भारत ने बहुत बहुत अच्छा प्रदर्शन किया पिछले साल, यानी पिछले एशियन गेम्स के हिसाब से जो 2018 में हुए थे इंडोनेशिया के जकार्ता में, है ना। तो 28 गोल्ड मेडल भारत के द्वारा जीते गए और कुल 107 मेडल भारत ने जीते हैं। भारत की जो मेडल टैली है उसको आप देख सकते हैं कि भारत ने किस गेम में कितने मेडल जीते हैं। तो निशानेबाजी में 7, एथलेटिक्स था उसमें 6, आर्चरी में 5, स्क्वैश में 2, क्रिकेट में 2, कबड्डी में 2। आप देख सकते हैं गोल्ड मेडल की लिस्ट है यहाँ पे, सिल्वर मेडल की लिस्ट है और ब्रॉन्ज मेडल की भी लिस्ट है। ओके, किस खिलाड़ी ने किस इवेंट में जीता है वो भी आप देख सकते हैं। गेम के अकॉर्डिंग ये सारी लिस्टिंग करी गई है और साथ में ही किस खिलाड़ी ने किस क्षेत्र में मेडल जीता है इसके बारे में भी सारी बात यहाँ पे लिस्टिंग करी गई है। तो ये आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और जो हमारा टेलीग्राम का लिंक है वहां पर इंग्लिश और हिंदी बोथ लैंग्वेजेस में आपको ये सारी जानकारी उपलब्ध है। तो वहां से भी अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स भी बना सकते हैं। ये सारी हमारी टीम थी जो गई थी और जिसने किस किस इवेंट में कौन कौन से मेडल जीते हैं, ये सारी बात यहाँ पर बताई गई है। ओके, तो इसका समापन हो गया है 8 अक्टूबर के दिन, इस बात को ध्यान रख लेंगे। जो हमारा ये लोटस जो स्टेडियम था, बिग लोटस जो स्टेडियम था चाइना का, वहां पे लगभग 80,000 दर्शक बैठ सकते थे। ओके, भारत के बारे में अगर मैं बात करूं तो 2018 के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जो इंडोनेशिया के जकार्ता में 18वां जब ये एशियन गेम्स हुआ था तो भारत के कुल 570 खिलाड़ी गए थे और अभी प्रेजेंट में 655 खिलाड़ी गए थे, इस बात को याद रख लेना। ओके, तो 570 खिलाड़ी गए थे 2018 में, कुल 70 मेडल भारत ने जीते थे, 16 गोल्ड मेडल जीते थे, 23 सिल्वर मेडल जीते थे और 31 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। ओके, और प्रेजेंट टाइम में 28 हमने गोल्ड मेडल जीते हैं, 38 हमने सिल्वर मेडल जीते हैं और हमने 41 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं और कुल हमने 107 मेडल जीते हैं अभी प्रेजेंट में 2023 के बारे में बात करूं तो। ओके, आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नीदरलैंड में विज्ञान के सर्वोच्च पुरस्कार स्पिनोजा से किसको सम्मानित किया गया है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो ये स्पिनोजा पुरस्कार है इसको नोबेल प्राइज के बराबर माना जाता है, यानी कि इसको डच का
एक तरीके से कहूँ तो नोबेल प्राइज माना जाता है। स्पेशली पर्यावरण के क्षेत्र में, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में विशेष काम करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। तो नीदरलैंड में विज्ञान के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर जायिता गुप्ता को, जो भारतीय मूल से बिलोंग करती हैं। अच्छा, इसमें जो धनराशि दी जाती है उसके बारे में मैं चर्चा करूं तो 13 करोड़ की धनराशि दी जाती है। कितने रुपए की धनराशि दी जाती है? 13 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाती है, यानी कि जो प्राइज मनी होती है। साथ में ही जो हमारी डॉक्टर जयिता गुप्ता है, ये प्रेजेंट टाइम में जो एम्स्टर्डम विश्वविद्यालय है वहां पर पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रही हैं, वहां पर प्रोफेसर के रूप में काम कर रही हैं। ओके, आइए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। रिलायंस की जियो मार्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो रिलायंस के द्वारा जो रिलायंस का जियो मार्ट है उसके द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं MS धोनी को। ओके, MS धोनी क्या करेंगे? इसकी रीब्रांडिंग करने का काम करेंगे। और जो जियो उत्सव आ रहा है, यानी कि जो अभी फेस्टिवल का सीजन स्टार्ट हो रहा है, उससे रिलेटेड रीब्रांडिंग का काम किया जाएगा महेंद्र सिंह धोनी के। इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो भारत को लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट के लिए चुना गया है एक अध्यक्ष के रूप में। इस बात को याद रख लेंगे। राजस्थान में कितने नए राज्यों को, नए जिलों को बनाने की घोषणा करी गई है? राज्य गलत बोल दिया, सॉरी। देखो, अभी अगस्त का महीना था। अगस्त के महीने में राजस्थान ने कुल 17 नए जिले बनाए थे और अभी राजस्थान ने 3 नए जिले बनाने की घोषणा कर दी है। तो याद रख लेंगे इस बात को। हमारे जो अशोक गहलोत जी हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा ये घोषणा करी गई। उन्होंने बोला कि मालपुरा, सुजानगढ़ और कुचमन, जो कुचमन है उसको एक डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा। ओके, मालपुरा को टोंक जिले से अलग किया जाएगा, सुजानगढ़ को चिरू जिले से अलग किया जाएगा और जो कुचामन सिटी है उसको नागौर से अलग करके एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में बनाया जाएगा। और प्रेजेंट टाइम में अगर मैं बात करूं तो राजस्थान में कुल 53 डिस्ट्रिक्ट हो गए हैं। इस बात को आप याद रख लेना। क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान में कुल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो कितने हैं? 53 है। इस बात को याद रख लेना, क्योंकि अभी नया नया काम हो रहा है तो एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा बन जाती है। और राजस्थान, जैसा कि आप सबको पता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भी भारत का सबसे बड़ा राज्य है। रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो हमने पढ़ा था जॉन ओलिव फॉस को दिया गया था। एशियाई खेलों के दौरान कंपाउंड तीरंदाजी में किसे गोल्ड मेडल जीता है? तो भारत ने गोल्ड मेडल जीता है एशियाई गेम्स में। जो कंपाउंड तीरंदाजी होता है उसमें हमारे देश की जो तीरंदाज है, जिनमें ज्योति है, अदिति है और परनीत है, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है संयुक्त रूप से। समक्का सरक्का जो केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना की मंजूरी किस राज्य से संबंधित है? तो तेलंगाना राज्य से संबंधित है। मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दिलीप नोंग मैथेम का नाम हमने पढ़ा था, जिनको ये प्राइज दिया गया है। GICRE के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रामास्वामी एन को नियुक्त किया है। स्टेट बैंक के चेयरमैन का क्या नाम है, जिनका कार्यकाल केंद्र सरकार ने बढ़ा दिया है? तो देखो, स्टेट बैंक के चेयरमैन है, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। दिनेश खारा जी के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। GI टैग प्राप्त याक चूरपी, जो याक चूरपी है, किस राज्य से संबंधित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, जिसको GI टैग दिया गया है। एशियन गेम्स 2023 में स्क्वैश मिक्स्ड में गोल्ड मेडल किसके द्वारा जीता गया है? तो भारत की स्क्रीन पर जिसे आप देख रहे हैं, ये है दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू। इन्हें जो है एशियन गेम्स में स्क्वैश मिक्स्ड का गोल्ड मेडल दिया गया है। भारत सरकार के द्वारा हल्दी से संबंधित किस इकाई का गठन किया गया है? तो हमने पढ़ा था राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड। कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे जिनका निधन हो गया है 86 साल की उम्र में, जो तिरुवनंतपुरम है वहां पर इनका जन्म हुआ था, केरला से बिलोंग करते थे। इनका नाम है अनाथालावोत्तम आनंदन। ओके, तो इस सेशन में इतना ही। आई होप कि सारी बातें आपने अच्छे से समझ ली होंगी। और अगर आपको मेरा एफर्ट पसंद आता हो, मेरी कोशिश पसंद आती हो, मेरी मेहनत पसंद आती हो, तो प्लीज़ चैनल पर बने रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस कर लीजिए। फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। खूब खुश रहिए, खूब पॉजिटिव रहिए, जीवन में
में आगे बढ़ते रहिए और जो आप पर भरोसा करे उसके साथ हमेशा बने रहिए। टेक केयर, बाय बाय।